अब होगी, ये वाली डालेंगे, वो वाली नहीं डालेंगे, उसमें अखिलेश यादव की बात हो रही, वो नहीं करेंगे। चलो सुनो। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बिजनेस स्टडीज में, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या समझते हो व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? पहले फॉर्मल समझते ना, क्या मतलब समझते हो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो? हम्म, बताओ यार कुछ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अरे क्या पढ़ रहा है, बेसिक नॉलेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? क्या, कैसी बात? पोजीशन तो अच्छी होती है। और यूनिटी ऑफ कमांड हो, एक बॉस हो, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स हो। बेसिकली हमने जो भी फंक्शनल जो भी फंक्शनल स्ट्रक्चर देखा ना, या जो भी डिविजनल स्ट्रक्चर देखा ना, वो सारा का सारा ना फॉर्मूला ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है ना? एक ऊपर बॉस रहता है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट रहते हैं, सबऑर्डिनेट के नीचे उनके सबऑर्डिनेट रहते हैं, मतलब ऐसे टीम बनती रहती है। कल हमने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी देखा था ना, एक वाइड स्पैन होता है, एक नैरो स्पैन होता है। वो फॉलो करता है कौन सा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर हम देखे ना कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन चैनल एक वेल एस्टेब्लिश, वेल डिफाइंड रहता है। ठीक है? जैसे स्कूल का ही देख लो ना, स्कूल में क्या रहता है? एक प्रिंसिपल रहता है। ठीक है? प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल के नीचे इसके सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। सबऑर्डिनेट मेनली ऐसे ले लेते हैं, दो सबऑर्डिनेट, जैसे डीपीएस रानीपुर में है, एक वाइस प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है? ये प्रिंसिपल है अपना। और एक वो हेड मिनिस्टर, हेड मिस्ट्रेस ना, ये रहेंगी हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, मिस्टर मिस मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस, हेड। तो ये रहेंगे। हाँ, अब इनके नीचे भी, इनके अंडर भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्या रहेंगे बेटा? एचओडीज। कौन रहेंगे? एचओडीज। इनके अंडर भी रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जूनियर सेक्शन के एचओडीज, है ना? एचओडीज रहते हैं। फिर एचओडी, हर एचओडी के नीचे इनके सब्जेक्ट टीचर है। ठीक है? इनके क्या रहेंगे? सब्जेक्ट टीचर। सेम सब चीज इसमें भी फॉलो होगा। इनके भी क्या रहेंगे? सब्जेक्ट टीचर हर किसी। और सब्जेक्ट टीचर के अंडर रहेंगे स्टूडेंट, इनके भी अंडर रहेंगे स्टूडेंट। समझे ना बात है? एक तरीके से एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, वो किसको कंप्लेन करेगा? सीधा प्रिंसिपल पे जाएगा वो। बहुत घटिया स्ट्रक्चर है वो। ठीक है? अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, कायदा ये कहते हैं वो अपने सब्जेक्ट टीचर, अपने क्लास टीचर, उनको ये प्रॉब्लम शेयर करेगा। फिर क्लास टीचर से अगर हैंडल होती है, वेरी गुड। नहीं होती, वो अपने एचओडी को बताएंगे, वो फिर अपने वाइस प्रिंसिपल को बताएंगे, वो फिर जाकर प्रिंसिपल को बताएगा अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़े लेवल। इज दैट क्लियर? दिस इज द चेन ऑफ कमांड दैट दे शुड फॉलो फॉर्मली। इसमें क्या रहता है? ये जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है ना, ये एक इंटेंशनल स्ट्रक्चर है। इंटेंशनल स्ट्रक्चर इन्होंने डिजाइन किया है, मतलब एफर्ट डालकर इन्होंने ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, सोच समझ के कि किस पर्सन को किस पोस्ट पे रखना है, कौन एचओडी बनेगा, कौन वाइस प्रिंसिपल बनेगा, कौन प्रिंसिपल का ओहदा लेगा। इन्होंने पूरा इंटेंशनली डिजाइन करा है, एफर्ट लगाकर, टाइम टेक लेकर। ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर में जो कम्युनिकेशन है उसकी क्लैरिटी रही, कम्युनिकेशन चैनल की क्लैरिटी रही। ठीक है? और अगर कम्युनिकेशन चैनल की क्लैरिटी रहेगी तो जॉब वर्क भी क्लियर होगा, कौन क्या काम करेगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसके बीच में, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं रहेगा। समझना बात ये? तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो क्या बोला है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू organization structure which is designed by management to accomplish a particular task। ये मैनेजमेंट डिजाइन करता है, हर किसी का कोई टास्क दिया रहता है, टास्क डिफाइंड रहता है,
और वो उस टास्क को पूरा करता है। अब जैसे सोचो ना, सब्जेक्ट टीचर्स, अकाउंटेबिलिटी भी इसमें एक तरीके से बताई जा सकती है। जैसे मैथ्स के सब्जेक्ट में 40 बच्चे थे उनकी क्लास में, 40 में से 8 बच्चे पास हुए, 32 बच्चे फेल हुए, तो भाई एचओडी किसे पकड़ेगा? उस टीचर को पकड़ेगा। आप इजीली जिसका फॉल्ट है काम करने में, जॉब करने में, आप उस पे पॉइंट आउट कर सकते ना कि इसका फॉल्ट है, इसकी वजह से ना बच्चे फेल हो रहे हैं ज्यादा। बहुत रहता है ये। जब आपका रिजल्ट आता है ना, जब हमारा भी मीटिंग होती है टीचर लोगों की, मीटिंग जब रहती है एचओडीज के साथ, है ना, खैर 11th-12th का तो एचओडी नहीं होता, हमारी मीटिंग सीधा प्रिंसिपल से होती है। 10th तक रहता है एचओडीज का डिपार्टमेंट ना। तो जब इनकी मीटिंग रहती है ना, मीटिंग, तो मीटिंग में यही कहते हैं कि आप ना बताओ हाईएस्ट किसके मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फेल हुए, ऑन एन एवरेज आपके सब्जेक्ट में एवरेज कितना बना, है ना। एवरेज आपका अगर 80% से अबव बन रहा है, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट 80 से अबव स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इस बेसिस पे उनका इंक्रीमेंट, उनका बोनस, ये सब चीजें डिसाइड रहती है, समझे ना। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही रहता है, हर किसी को जो टास्क दिया उन्होंने काम करा, टाइम से नहीं करा, है ना, उनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा बन रहा है, वो जॉब टाइम पे कर पा रहे हैं, कौन काम चोरी कर रहा है, ये चीज हम इजिली पॉइंट आउट कर सकते हैं, और उनके आगे जाकर इंक्रीमेंट में, प्रमोशन में, बोनस में, ये सब चीजें देखी जाती है। क्लियर है ना बात ये? आगे बोला, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच लेवल इज क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। ये क्लियरली बता रखा है किसकी क्या पोजीशन है, कौन अकाउंटेबल होगा किस काम को लेकर, ठीक है। देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन लेवल बरकरार रहता है हर किसी के साथ, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेटेड वे में सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर डेफिनेशन से कवर हो रहे हैं। पहला फीचर क्या कह रहा है? इट स्पेसिफाई द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन। ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बता रहे हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये इनको करेंगे, ये इनको करेंगे, ये इनको अकॉर्डिंगली यहाँ डिफाइंड है पोजीशन सबकी, है ना। सेकंड इसका फीचर है, it is a means to achieve the objective as it lays down the rules and procedure essential for their achievement। टॉप मैनेजमेंट वाला रूल प्रोसीजर बताता है, इनका काम है आगे वालों को बताना, इनका काम है नीचे वालों को बताना, हर किसी का रूल्स डिफाइंड है। जैसे स्कूल रहता है ना, स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड रहते हैं, हर स्टूडेंट प्रॉपर ड्रेस कोड में रहेगा, बाल कटे होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए उनकी, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, शूज होने चाहिए, सब चीजें देखी जाती है ना। तो ये वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, आपका कोऑर्डिनेटेड वे में काम स्मूथली रन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है बेटा? अगला फीचर है हमारा, ये टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करता है, ये बोला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, द कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट आ गया। फिर इट इज डेलिबरेटली डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, मतलब इसमें ना एफर्ट लगाने पड़ते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए, तो ये डेलिबरेट एफर्ट रहता है टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इस वाले स्ट्रक्चर में हमें काम से मतलब होता है, उनकी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं होता, ठीक है। किस टीचर का किसके साथ इलू इलू चल रहा है, ठीक है, मतलब नहीं है। स्पोर्ट्स का टीचर इंग्लिश वाली मैडम को पे लाइन मार रहा है, मतलब नहीं है, काम कर रहे हैं ना वो। हाँ, अगर इस वजह से उनका काम नहीं हुआ तो भाई पॉइंट आउट करेंगे, इसलिए यहाँ पे एफर्ट फोकस किस पे डाला जाता है? फोकस ऑन वर्क नॉट ऑन रिश्ता, रिश्ते पे फोकस नहीं डालेंगे। कौन टीचर की शादी होने वाली है, कौन टीचर मैटरनिटी लीव में जाने वाली है, फर्क नहीं पड़ता भाई, काम करके जाइयो, ठीक है। तो ये पॉइंट रहेगा। फिर इट प्लेस मोर, ये लास्ट पॉइंट है, इट प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन वर्क विद देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज, ठीक है। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला फायदा, किसने फॉल्ट करा आप उसको इजिली अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो ना कि इसकी वजह से गलती हुई भाई साहब, वो किसी और के ऊपर फिंगर नहीं उठा सकता। तो इस स्ट्रक्चर का एक तो ये फायदा है। सेकंड फायदा क्या है?
इसमें आपका कोई डिस्प्यूट या कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। वाइल डिफाइनिंग ईच रोल हैज बीन प्रॉपरली पहले से डिसाइड रहेगा कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है। सबका रोल पहले से डिफाइंड है, तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन रिगार्डिंग देयर जॉब क्लैरिटी। हाँ, अगला है यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन। यूनिट ऑफ कमांड पता है ना, प्रिंसिपल में पढ़ा था। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? क्या था? एक के ऊपर एक ही बॉस रहेगा ना, दो बॉस नहीं हो सकते। दो बॉस होंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, डिले रहेगा काम। यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। यहाँ पे हमारे गोल्स इफेक्टिवली अकम्प्लिश हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहता है। तो यही सारे बेटा इसके एडवांटेजेस हैं। पहला था इट स्पेसिफाई द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नहीं, कहाँ गया एडवांटेज? है फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉइंट आउट कर सकते हो। क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज, नो कंफ्यूजन। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है, एक सुपीरियर रहेगा, एक सबऑर्डिनेट रहेगा उसके ऊपर, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के ऊपर सुपीरियर। हेल्पिंग इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव और प्रोवाइड्स व्हाट? स्टेबिलिटी। अब इसके लिमिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिटेशन में क्या है? प्रोसीजरल डिले। क्या लिखा है इसमें? डिले इन एक्शन। अब देखो प्रोसीजर है ना। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बीएचएल। अब क्या है यार, इट्स बिन अ मंथ। मेरा एक फ्रेंड है, उसके ताऊ जी का कॉन्ट्रैक्ट निकला बीएचएल में एसी के रिगार्डिंग। उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, अब उनके जो लगे हुए एसी है वो निकल रहे हैं, नए एसी लग रहे हैं। एंड ही वाज लाइक कि तेरे को एसी चाहिए ना इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे से ले लो। बहुत बढ़िया कंडीशन है, मैंने देख होटल में भी लगा लिया, चेक कर ले। ठीक है, मैं कहा ठीक है, बढ़िया कूलिंग कर रहे, इससे बेहतरीन कूलिंग कर रहे भाई, वो चला देना यहाँ पे इसकी जगह। तुम ऐसे करोगे भैया? क्या हो रहा है ये भैया, कश्मीर आ गए क्या? ऐसे करोगे? इतनी तगड़ी कूलिंग, वोल्टास केस, 5 स्टार। अब सोचो, मैं कहा यार बढ़िया बात है यार, सस्ते मिल रहे 12,000 रुपए में, कोई माड़ा थोड़े है। मैं कहा लेंगे। अब मैं रोज कॉल कर रहा, अरे यार भाई वहाँ गाड़ी पर थी, ये वो। इतना डीले हुआ ना, इतना डीले हुआ। अब जाकर पता लगा कि वहाँ के एम्प्लॉयज इतने तेज हैं, वो जैसे ही एसी निकलता है ना, एम्प्लॉयज कहते हैं हमें दे दो। एम्प्लॉयज बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। कह रहा आपको पैसे से मतलब है, आप पैसा लो और हमें एसी। तो ऐसे एसी वो बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, कुछ भी करके डीले कर दे रहे। कोई कह रहा है जीएम चला गया भाई, छुट्टी पे चला गया, सिग्नेचर होना बाकी है, बहाना मारा, डिले हो गया। तो ये प्रोसीजरल डिले होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अगर स्टूडेंट ने कोई कंप्लेन करी ना टीचर को, अब टीचर इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते होते स्टूडेंट ही पास आउट हो जाएगा बाहर में, कोई रिजोल्यूशन ही नहीं है। ऐसा होता है स्कूल में, होता है। कर दो कंप्लेन, रिजॉल्व होती है क्या? रिजॉल्व होती है। तो बहुत डिले रहता है कंप्लेन को रजिस्टर करने में, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में। एक रहता है आपका, क्योंकि मैनेजमेंट ने, टॉप मैनेजमेंट ने कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज बनाए हैं, हर किसी को वो फॉलो करना पड़ेगा। किसी टीचर के ना बहुत क्रिएटिव आइडियाज, बहुत क्रिएटिव तरीका उसने निकाला पढ़ाने का। अब वो उसके तरीके से काम करना चाह रहा था। जैसे मैं हूँ बहुत क्रिएटिव बंदा हूँ, मैं बहुत एक्टिविटी कराता रहता हूँ क्लास में, स्कूल में। यहाँ पे टाइम नहीं रहता ना, स्कूल में क्या एक ही क्लास में मेरे 4 पीरियड रहते हैं, अब या कि 4 पीरियड मेरे चेहरा देख रहे हैं, वो बोर हो जाएंगे ना। तो मैं क्या बहुत एक्टिविटी कराता रहता हूँ, 3 पीरियड पढ़ा लिया, 1 पीरियड पूरा एक्टिविटी, ऑब्वियसली पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसे कोई मस्तीबाजी नहीं, ठीक है, एक्टिविटी कराई। अब अगर एक बार टीचर ने, एक डिसिप्लिन इंचार्ज है वहां पे मोटी सी, हाँ, बंगाल में, तो सब बच्चे चिढ़ते भी उससे। अब उसने देखा मैं ऐसे टेबल पे बैठा हुआ आराम से, है ना, चौकड़ी मार के, तुम्हारे को पता ही ऐसे ही बैठता हूँ मैं पढ़ाते वक्त, देखो ज्ञान देता हूँ। उसने भाई कंप्लेन कर दी जाके, ये ना टीचर ना पढ़ा नहीं रहा, कुछ कर रहा है। खैर वहां के डायरेक्टर से मेरी बढ़िया जान पहचान है, उसने मेरे को कॉल किया, मैं कहा सर मैं पढ़ा ही रहा था, देख लो मैं एक्टिविटी करा रहा हूँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कुछ अलग कराया क्या मैंने? मैं कहा ये तो हमारे एनईपी में भी लिखा है सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि आपको क्रिएटिविटी तरीके से पढ़ाना होगा बच्चों को, ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। फिर हाँ बात तो सही कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा। मतलब ऐसे करते हैं ना कंप्लेन। ये अगर
कोई ऐसा स्कूल रहता जहां बिल्कुल कह रहे नहीं जी ऐसे काम होना चाहिए, टीचर बैठ कैसे गया, चेयर पे बैठ भी नहीं सकता टीचर, ऐसा स्कूल है अगर, तो वहां पे तो क्रिएटिविटी क्या है मेरी मर जाएगी ना, फिर तो मैं टिपिकल टीचर बन जाऊंगा, तुम्हारे नाम ले लूंगा मैं, टिपिकल स्कूल का टीचर है। बच्चों आज हम करेंगे अकाउंट्स में चेंज इन पीएसआ, एक क्वेश्चन करा बेटा चैप्टर खत्म, बाकी क्वेश्चन करके लाना, ये करूंगा मैं, ये करना पड़ेगा भाई। हाँ, ये टिपिकल स्कूल के टीचर है ना, दे डोंट हैव एनी क्रिएटिविटी टैलेंट इनसाइड देम, या तो थी मर गई मार दी गई, या थी ही नहीं कभी, कह रहे ऐसे काम करेंगे जी हमें, हमें तो पैसों से मतलब है, ऐसा रहता है। तो क्रिएटिविटी इसमें मर जाती है, काफी लोग रहते हैं वो ना आगे बढ़ नहीं पाते, डेवलप नहीं हो पाते इस माइंडसेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिएटिव टैलेंट को इग्नोर करते हैं ड्यू टू रिजिड पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसके बाद हमारा था डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप। अब क्या यहाँ रिलेशनशिप में फोकस कर ही नहीं रहा कोई, सारे फोकस वर्क पे कर रहे हैं। अब कौन एम्प्लॉय परेशान है किसी बात को लेकर, अब देखो ना, अगर आप मेंटली टॉर्चर्ड हो, मेंटली स्टेबल नहीं हो किसी चीज को लेकर, या इधर वर्क प्लेस इधर पर्सनल रीजन, तो यार काम आप उतने एफिशिएंटली कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो इस स्ट्रक्चर में कह रहे हैं हमें तो काम से मतलब है, काम नहीं कर रहे ना भाई, तुम्हारी सैलरी कट, तुम्हारा बोनस कट, अरे भाई उससे बिठाकर पूछो कि ब्रो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, बाबू ने थाना थाया मैसेज नहीं आया क्या, आना चाहिए था ना, ओ ऐसे। तो लेकिन ये चीज ना बदल रही है धीरे धीरे। अब मैंने कहा था ना एचआर वालों का वैसे काम नहीं है, अब ये एचआर में ये चीज ऐड ऑन की गई है, एचआर में एक साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ऐड किया गया, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने एम्प्लॉयज के लिए भी एक तरीके से चाहते कि वो अच्छे से काम करें, अच्छी परफॉर्मेंस निकले। इफ सम एम्प्लॉयज इज क्रिएटिंग सम न्यूसेंस, is not working properly, is having some trouble, is having some issue regarding the workplace or personal place, personal stuff, तो उसको वो वहां पे भेज देते हैं, और वहां पे कहते हैं आपका इतने घंटे आपको इसके साथ बिताने पड़ेंगे, साइकोलॉजिस्ट के साथ बिताने पड़ेंगे, और हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर लाएंगे। ऐसा हो रहा है, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन वही है काफी जगह नहीं भी हो रहा, इसलिए वो रिलेशनशिप पे फोकस ही नहीं कर रहे, वो फोकस किस पे कर रहे हैं, सिर्फ वर्क। तो ये भी एक क्या बन गया बेटा इसका, लिमिटेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है छोटा सा टॉपिक था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनो, इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत इजी है, इनफॉर्मल बहुत आसान है। अब जैसे तुम्हारे स्कूल में फॉर्मल स्ट्रक्चर चल रहा है, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा क्लास ग्रुप बनता है सभी स्टूडेंट का, जिसमें टीचर रहते हैं, तो फालतू मैसेज नहीं कर सकते, करे तो पकड़े जाओगे, पनिशमेंट मिलेगी, ऐसे फालतू मैसेज नहीं कर सकते। अब आपने क्या करा, उसी ग्रुप के बच्चों को, आप एडमिन बने, उसी ग्रुप के बच्चों को एक अपना इनफॉर्मल ग्रुप बना दिया, इनफॉर्मल ग्रुप बना दिया, और इसमें तुम कर रहे हो बकैती डाल रहे हो, टीचर का मजाक बना रहे हो। अरे उस टीचर ने पता है क्या करा था, वो इंग्लिश वाला टीचर है ना, टीचर उसके पीटी वाले टीचर के साथ चक्कर चल रहा है, पता है तुम्हें, ऐसे कर टीचरों के नाम रख रहे हो, जैसे हमने नाम रखा था, एक टीचर था शरद कांत कपिल, डीएवी में, बोलना मत किसी को, उसका नाम हमने रखा था कांडी सर, आके कांडी सर। कांडी सर क्यों है, उस टाइम एक पिक्चर आई थी एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम भी शरद था, उसको हर सब कांडी बुलाते थे, तो मैं इसका नाम भी शरद, कांडी सर है। एक हमारा पीटीआई टीचर था, उसका नाम हमने रखा था तोता, क्यों, उसकी नाक तोते जैसी थी, कि तोता आ गया, देख गुटखा खाते हुए तोता आ गया, गुटखा बहुत खाता था वो, ऐसे नाम रखे हुए। वो बना रहे आजकल, मीम बना रहे हैं, हाँ मीम भेज रहे थे कि टीचर में मीम बनाया मैंने, मीम्स बना दे रहे हैं। तो वो सब कहाँ पे शेयर हो रहा है, इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या है आपका, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, बेटा बातें नहीं, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या है, मैनेजमेंट ने डेलिबरेटली बनाया, इनफॉर्मल डेलिबरेटली बनता है क्या, इसको ऐसे लेकर चलो ना, स्कूल में जब आप एडमिशन ले रहे हो, है ना, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू फॉलो इट बिकॉज इट इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। बट स्कूल में जैसे जब आप जाते हो क्लास में, फर्स्ट टाइम आप गए,
आपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करा, वहां पे बॉन्डिंग बनी, वहां फ्रेंडशिप बनी। अब फ्रेंडशिप क्या, आप ऐसे टीचर ने बोला क्या कि भाई तू ना इसके साथ दोस्ती कर, करनी पड़ेगी, हम नहीं जानते, करनी पड़ेगी तुम्हें तो, ऐसे नहीं करता। दोस्ती अपने मन से होती है। लाइक माइंडेड लोग आपस में मिलकर फ्रेंडशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। यहाँ ज्यादा फोकस रिलेशनशिप पे होता है, वर्क पे नहीं रहता। तो दैट इज अवर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। हाँ वही, ठीक है, दैट इज अवर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। समझे ना बात ये। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में देखना, इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में ना जब दोस्ती करते हैं ना ऐसे एम्प्लॉइज भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं ना, डेलिबरेट नहीं बनाना है, हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे बनता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। और इवन ना अगर आप आगे जाकर ना जॉब भी करोगे, कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जॉब करोगे, वहां ये तो रहता है, वहां इवन मैनेजमेंट इज ऑल्सो पुशेस कि लोग ना इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी बनाए। पता है क्यों? वो क्या करते हैं कि जैसे वो गोल रख देंगे, हाँ, कि आपको महीने में ये टारगेट है, ये अचीव करना है जी, आपका ये काम है, ये टास्क पूरा करना है जी। जब वो टास्क पूरा हो जाता है, वो टारगेट अचीव हो जाता है, वो ना पार्टी रखते हैं, ऑफिस पार्टीज, ऑफिस में पार्टी रखेंगे, या अपने एम्प्लॉयज को पब में, क्लब में लेकर जाएंगे, सभी एम्प्लॉयज को। वहां पे क्या है, वो मिंगल आउट होंगे, एक दूसरे से दोस्ती करेंगे। इवन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो पुशेस कि वो लोग अपने आप से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन वो अपने आप से ऐसे एफर्ट नहीं डालेंगे कि भाई तू ना इससे दोस्ती कर, ऐसे नहीं करते। वो खुद से दोस्ती करते हैं, खुद से फ्रेंडशिप करते हैं। समझे ना बात। दैट इज अवर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब सोचो ना, क्या पता वाइस प्रिंसिपल का प्रिंसिपल चक्कर चल रहा हो, चल सकता है। ये देख, यही थॉट आया इसके दिमाग में, प्रमोशन से होती है गॉसिप्स। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या रहती है, गॉसिप्स रहती है। तेरे को पता है ना, पता है इसका प्रमोशन क्यों हुआ? ये बॉस के साथ चक्कर चला रही है, तभी इसका प्रमोशन हुआ। ऐसे करते हैं भाई ये, इसका ना बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, हाँ यार बॉस हमारा गे है, चला सकते हैं चक्कर, ऐसे करके। बहुत गोरा चिट्टा लड़का है ये, चलाएगा ये चक्कर, चलाएगा। तेरे को थोड़ा बोला, ऐसे होती है भाई, ऐसे गॉसिप्स होती है यहाँ पे। तेरे को पता है ना, वो पिंकी 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 ने ना इसके साथ रिश्ता बनाया, इसको धोखा देकर ये अब इसके शिंटी के साथ चलेगी, ऐसे गॉसिप रहती है भाई। लेस्बियन नहीं हो सकती है, अरे यार, इट इज क्वाइट कॉमन मैन, वी आर लिविंग इन द 24th सेंचुरी। तो सुनना, ये जो नेटवर्क है ना, ये एक सोशल रिलेशनशिप है अमंग एम्प्लॉइज। यहाँ काम पे फोकस नहीं हो रहा, अपने रिश्ते पे फोकस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट अकर्स व्हेन पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिजाइन रोल्स। अनुपमा का एग्जांपल होना यार, उसका बहुत उस पे लाइन मार दे रहा। कुछ टाइम बाद अनुपमा पटी जाएगी ना, कर लेगी तीसरी शादी, क्या हो जाए, क्यों फर्क पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा। अब सोचो ना, यहाँ प्रिंसिपल ने इसको प्रपोज कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया इनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अपने रोल के बियॉन्ड जाकर रिश्ता बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, सिंपल एज दैट। समझे ना बात ये। तो यहाँ पे अपने रोल के अगर ये बियॉन्ड जा रहे हैं ना, तो वहां पे इनका बन रहा है एक तरीके से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इसके फीचर क्या है, ऑरिजिनेट फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर स्कूल ना होता, दोस्ती होती क्या स्कूल फ्रेंड से? यानी कि जब फॉर्मल स्ट्रक्चर रहता, ये तो अपना इनफॉर्मल है ना, फॉर्मल स्ट्रक्चर रहता, फॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा, तभी तो आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा ना भाई। अब ये ट्यूशन का कल्चर भी क्यों आया, स्कूल की वजह से आया। भाई स्कूल का टीचर नहीं पढ़ा रहा ढंग से, क्या पढ़ेंगे बच्चे? समझे ना बात ये। तो ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, समझे। फिर दूसरा पॉइंट है, एनी वन कैन कम्युनिकेट विद एनी वन। यहाँ पे कोई ऐसा फ्लो नहीं है कि भाई तू इसको बता, तू उसको बता, तू उसको बता, ऐसा नहीं। ये डायरेक्टली इसको बता सकता है अगर इनके रिश्ते अच्छे हैं, हाँ बता सकते, क्या पता प्रमोट कर दे। फिर गॉसिप चक्कर चल रहा है, वो टीचर अभी नया नया आया, उसे कैसे प्रमोट कर दिया एचओडी में, चक्कर चल रहा है प्रिंसिपल के साथ, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होता, एनी वन कैन कम्युनिकेट विद एनी वन। नेक्स्ट है बेटा, नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। यहाँ कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज लाइक अ हनी कॉम ना, कोई भी मधुमक्खी किसी भी छत्ते पे जा सकती है, ठीक है। तो ये हनी कॉम वाला स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है ना, कोई भी किसी से बात कर सकता है।
कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, और ये बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। आप ऐसे हिचकिचाकर बात नहीं कर रहे, आप फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंडशिप के बीच में ऐसा रहता है कि भाई ये हमारा लीडर है, फिर ये इनके सबॉर्डिनेट हैं, फिर इनके नीचे हम आते हैं। ऐसी कहीं दोस्ती करना चाहोगे क्या कि हमें ना लीडर से बात करने के लिए पहले ऊपर वाले सबॉर्डिनेट वाले दोस्त से बात करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी ऐसे। तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। स्पॉन्टेनियस रहता है, किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हो, ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा आपको, कोई रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो ये इसके कुछ फीचर्स है। फीचर देखो इसमें क्या है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वही बात आ गई, अंडरलाइन भी कर सकते हो, ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट है एनीवन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, बोला था ना मैं। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स एंड नॉट फ्रॉम ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। ये वाला पॉइंट आ गया, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट है देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इट फॉलोज द इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन। एनीवन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, लिख सकते हो आप, एनीवन कैन कम्युनिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, ये बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इसमें क्या लाइक माइंडेड लोगों की दोस्ती बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा। अनलाइक माइंड आपस में बात ही नहीं करेंगे, झगड़ा हो जाएगा उनके बीच में। ये स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम अचानक से कनेक्शन बनना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होता है बिना सोचे समझे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस होता है एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। जैसे इसमें तो डेलिबरेटली क्रिएशन हुआ है ना, यहाँ बनाया नहीं, अपने आप दोस्ती बन गई भाई, ठीक है, लाइक माइंड हो आप। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, कोई इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का। आपको पता भी नहीं होगा इसका रिश्ता किसी दूसरे के साथ चल रहा है, आपको लगा ये तो सिर्फ हमारा ही फ्रेंड है, लेकिन इसका तो किसी और के साथ भी रिश्ता है, यू डोंट नो दैट, बस चल रहा था। कॉम्प्लेक्स है ना भाई, आप जो बात एक दोस्त को कह रहे हो ना, वो किसी और को बता कर, गॉसिप्स एकदम जल्दी फैलती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी एकदम ऐसे फैलेगी ना, आग की तरह फैलती है यहाँ पे, समझना बात ये। तो इसके कुछ क्या है बेटा फीचर्स है, इसके एडवांटेजेस क्या है बस दो बचे। स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज फास्ट एंड क्विक फीडबैक कैन बी डन। अब देखो व्हाई आई एम सेइंग दैट फॉर्मल स्ट्रक्चर पुशेस टू क्रिएट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, because when this boss want to know about something ना, want to discuss about something ना, ये ऐसे रूमर फैला देगा थ्रू इनफॉर्मल चैनल। बॉस ने डिसाइड करा यार इस साल ना इंक्रीमेंट नहीं करते, रूमर फैला दिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, रूमर फैल गए, अरे भाई साहब इस साल हमारा इंक्रीमेंट नहीं होने वाला, इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। इसने देखा लोगों का क्या माइंडसेट रहता है, कितने लोग फेवर में हैं, कितने लोग इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, समझे। या कोई नया रूल या पॉलिसी लेकर आना चाहते हैं, कि कोई नई टेक्नोलॉजी हम लाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो वर्क करेगी नहीं करेगी, इसको रूमर के थ्रू फैला दो, एकदम सबका रिस्पॉन्स आ जाएगा। वो या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, आपको तुरंत से फीडबैक मिल जाएगा। तो ये किसका है, फायदा है। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन में डिले रहता है, यहाँ स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम कम्युनिकेट होता है और आपको एकदम से फीडबैक मिलेगा। यहाँ पे फीडबैक आने में भी टाइम लग जाएगा, समझना बात ये। सेकंड फायदा क्या है, हेल्प्स इन टू फुलफिल सोशल नीड्स, जैसे पिचिंग करना, गॉसिप्स करना, मजा आता है ना, लड़के लोग, तुम्हें आता है मजा गॉसिप करने में? मेरे को बहुत मजा आता है, किसी की बुराई करना, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है सुनना, अच्छा वो ऐसे ऐसे बोली मेरे बारे में है, मैं स्मार्ट लगता हूँ, मजा आएगा। गॉसिप, गॉसिप करना या गॉसिप आपको अपने बारे में सुनना, आपको मजा आएगा, ठीक है। गाली दे देना, यार टीचर ने ना चाटा कैसे मार दिया मेरे को, बाहर में टीचर को बैड माउथिंग कर रहे हो, गाली गुली दे रहे हो, मीम बना दे रहे हो टीचर के ऊपर, ऐसा कॉमन है ना। इससे क्या होता है, संतुष्टि मिलती है, गाली जो बनी है वो संतुष्टि के लिए बनी है ना, हिंदी वाली इंग्लिश वाले जो भी है, उससे क्या
आत्मा एकदम तृप्त सी हो जाती है, अरे कुछ अच्छा सा हुआ, गाली दे दी ना बस, ऐसा। ये कहाँ पे पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल है, सब जगह है भाई। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग लिमिटेशन इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब जो ये लिमिटेशन थी ना फॉर्मल स्ट्रक्चर की, उसको ये फुलफिल कर पा रहे हैं। जैसे वहां पे कम्युनिकेशन लो रहता है ना, या कम्युनिकेशन का फास्ट रहता है, ठीक है ना। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे रूमर्स ना बहुत जल्दी फैलते हैं, ये भी एक लिमिटेशन में आ गया। जो बात सच नहीं होती वो भी फैल जाती है, जो बात वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे थे वो भी फैल जाती है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है ना। तो यहाँ पे रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, जो विच इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इज नॉट सक्सेसफुल इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज देम। बताया ना, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन एकदम क्विकली पास ऑन करना है कि हम ना ये करना चाह रहे हैं, एकदम फीडबैक आया, हम नहीं करने देंगे, वी आर यूनिटी, वी आर इन यूनिटी। आ गया कि हम ना बेटा, आपका ये टीचर को निकाल रहे हैं, बहुत क्रिएटिव बन रहा था ये, इसके निकाल रहे हैं, दूसरा नया टीचर आएगा आपको पढ़ाने। सब स्टूडेंट ने एकजुट हो गए, हमें नहीं निकालना इस सर को, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। सबका यूनिटी हो गया, पेटिशन फाइल हो गया। तो मैं तो खुद चाह रहा था ना भाई, ठीक है, ऐसे पेटिशन फाइल हो गया, नहीं ये हमारा फेवरेट टीचर है, हम नहीं निकालना चाहते। ऐसे क्या है, ऊपर मैनेजमेंट वाला भी हिल गया, अरे यार इस टीचर को निकाल दे, यानी कि बच्चे भी थोड़ा डिस्प्यूट कर सकते हैं, तो वो डिसीजन बैक भी हो सकता है, समझे ना। जैसे मोदी जी ने वो फार्मर्स बिल लेकर आए थे, वो एकदम से सब फार्मर की यूनिटी आ गई थी ना, कि हम इसके अगेंस्ट है भाई साहब, हम इसमें प्रोटेस्ट करेंगे, लेना पड़ गया पीछे, समझे ना, इलेक्शन भी आ रहे थे, पीछे लेना ही पड़ता। नेक्स्ट है ग्रुप के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी कभी कभार जाना पड़ता है यार। अब जैसे आपको कोई टीचर है अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है वो, लेकिन आपके सारे दोस्तों को बेकार लग रहा है, तो आप कह रहे हो यार टीचर के से तो 1-2 साल ही पढ़ना है, दोस्तों के साथ तो जिंदगी भर निभानी है, हमें मेरे को भी बेकार लगता है टीचर, निकालो इसे। लेकिन आपको तो अच्छा लग रहा था ना, लेकिन क्योंकि आप एक ग्रुप में हो, और ग्रुप जो माइंडसेट रखता है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर अगेंस्ट चले तो आपको ग्रुप से लीव कर देंगे, निकालो ऐसे, किक आउट करो, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो दिस इज अवर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की क्या है, लिमिटेशन। ठीक है बच्चों, सारे कवर हो गए हमारे, इनको एक बार रीड आउट कर लेना। बस अब क्या बचा हमारा, डेलीगेशन। डेलीगेशन बचा है, कल खत्म करेंगे आराम से। अच्छा मेरा ही है। बाय बाय, नमस्ते।